हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसडी करंट अफेयर्स में। और आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आप तमाम लोगों के लिए 14 नवंबर 2021 के कुछ करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो अगर आप में से मेरे चैनल पे कोई नया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलती रहें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जूनियर हॉकी विश्व कप के कप्तान कौन चुने गए हैं? जूनियर हॉकी विश्व कप टीम के जो है भारतीय कप्तान जो है कौन चुने गए हैं हमारे यहाँ से? तो आपके ऑप्शन है मनप्रीत सिंह, दूसरा है हरजीत सिंह, तीसरा है विवेक सागर प्रसाद या डी है इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं इसमें जो है विवेक सागर प्रसाद जो है जूनियर हॉकी विश्व कप टीम, जो भारतीय टीम है जूनियर हॉकी विश्व कप की, उसके कप्तान चुने गए हैं। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी, हम सभी जानते हैं। विवेक सागर प्रसाद जो है टोक्यो ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा रहे हैं। भारतीय हॉकी टीम पहली बार ओलंपिक में वर्ष 1928 में शामिल हुई और गोल्ड जीती। फिर उसके बाद 1928 के बाद भारतीय हॉकी टीम लगातार 5 ओलंपिक्स 1932, 1936, 1948, 1952 और 1956 में गोल्ड जीती है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद को जो है हॉकी का जादूगर माना जाता है। अभी आपको पता होगा हाल ही में जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में UNWFP यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म जो है यूनाइटेड नेशंस, ये जो है इसका यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, आपके ऑप्शन है टॉम क्रूज, एक अभिनेता है हॉलीवुड के, डैनियल ब्रूहल, अभिनेता ये भी है, निक जोनस अभिनेता है, सिंगर हैं, और विन डीजल, ठीक है, ये भी एक अभिनेता है। तो इनमें से किसको चुना गया UNWFP के सद्भावना राजदूत के रूप में? तो मैं बता दूं ये है डैनियल ब्रूहल। कौन है? डैनियल ब्रूहल। ठीक है, देख लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। डैनियल ब्रूहल जो है स्पेनिश जर्मन अभिनेता है। WFP के जीरो हंगर वाली दुनिया का प्रतिनिधित्व करेंगे। देखिए, अब WFP की जीरो हंगर का मतलब क्या है? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है यूएन के द्वारा शुरू किया गया और यूएन ये चाहता है कि पूरी दुनिया में कहीं भी भूखमरी ना हो। ठीक है, तो इसलिए जो है जीरो हंगर यहाँ पे बोला गया कि ये एक लक्ष्य इन्होंने निर्धारित किया है कि हम दुनिया को जो है हंगर फ्री बनाएंगे। आप देखते हो कि प्रतिवर्ष जो है हर जो है देश का हंगर इंडेक्स निकलता है। ठीक है, तो ये जो UNWFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये चाहते हैं यूनाइटेड नेशंस वाले कि दुनिया जो है क्या हो, भूखमरी से मुक्त हो। देखिए, इसमें एक चीज़ और है, भूख के मूल कारणों और तत्काल जरूरतों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों का प्रदर्शन करेंगे कौन? जो अभिनेता है डैनियल ब्रूगल। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के कितने शहर दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रदूषित टॉप 10 शहरों की सूची में हैं? यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में जो एक रिपोर्ट आई है उसके अनुसार जो मतलब दुनिया की जो सबसे प्रदूषित शहर हैं उसमें से भारत के कितने शहर जो है उसमें सम्मिलित हैं? तो आपके ऑप्शन हैं 2, 3, 5 या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं इसमें जो है भारत के 3 शहर जो हैं शामिल हैं, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई। अब देख लेते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। AQI सेवा द्वारा सूचीबद्ध 556 AQI के साथ दिल्ली शीर्ष पे है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो है 556, मतलब ये प्रदूषण के मामले में शीर्ष पे आ गया है, मतलब पूरी दुनिया में। उसके बाद जो है कोलकाता चौथे स्थान पर है और मुंबई जो है 6वें स्थान पर है। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और चाइना और पाकिस्तान के कुछ जो जो शहर हैं वो भी शामिल हैं। ठीक है ना इसमें। अगला प्रश्न है, कौन सा देश COP27 की मेजबानी करेगा? देखिए, COP जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, जो कि जलवायु परिवर्तन पर यूनाइटेड नेशंस द्वारा जो है उसका आयोजन किया जाता है। तो अभी हाल ही में जो है COP की 26वीं बैठक जो है ग्लासगो ब्रिटेन में हुई है। ठीक है, तो अब पूछा जा रहा है कि कौन सा जो देश है, अभी तो ब्रिटेन ने किया, ठीक है, और ये 27वीं कौन करेगा? तो मैं आपको बता दूं जो ब्रिटेन ने किया है ये 2020 में ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन कोविड की वजह से लेट हुआ, वो अभी हुई है। और ये जो 27वीं वो अब होनी चाहिए थी, मतलब अभी नवंबर में होनी चाहिए थी, लेकिन कोविड की वजह से जो है इसको पोस्टपोन करके, मतलब क्योंकि अभी 2020 वाली 2021 में हुई है, तो जो 2021 वाली मतलब 27वीं जो है वो 2022 में होनी है। तो आपके ऑप्शंस हैं कि ये अमेरिका में होगी, भारत में होगी, मिस्र में होगी या चीन में होगी। तो मैं आपको बता दूं मिस्र, जिसको आप इजिप्ट भी बोलते हैं,
इजिप्ट, ठीक है, यहाँ पे होगी, ठीक है ना, इजिप्ट में 27वीं। देखिए ये 7 से 8 नवंबर 2022, ठीक है, शर्म अल शेख दक्षिणी सैन्य मिस्र में आयोजित होगी, ठीक है ना, 7 से 8 नवंबर 2022 ये प्रस्तावित डेट है। शर्म अल शेख एक जगह है दक्षिणी सैन्य मिस्र में, वहाँ पे आयोजित होगी। जो मिस्र है उसके प्रधानमंत्री का नाम है कमाल गंजोरी, राष्ट्रपति है मोहम्मद हसन तंतावी, राजधानी यहाँ की काहिरा है। गणराज्य घोषित, मतलब इसको जब जो मिस्र है उसको गणराज्य कब घोषित किया गया था, ये घोषित किया गया था 18 जून 1953 को। ये जो है सर्वाधिक अरबिक जनसंख्या वाला देश है, कौन, मिस्र, और औपचारिक नाम इसका अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट है, और जो गीजा का पिरामिड है वो मिस्र में ही है, ठीक है। अगला है राज्यसभा का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है। राज्यसभा का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया, आपके ऑप्शन है ए दिनेश कुमार, बी उत्पल सिंह, सी है आलोक शर्मा और डी है प्रमोद चंद्र मोदी। तो मैं आपको बता दूं इसमें जो है प्रमोद चंद्र मोदी जी को राज्यसभा का नया सचिव नियुक्त किया गया है, ठीक है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा को संसद के उच्च सदन का दर्जा प्राप्त है, सभी को पता है, ठीक है। राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 250 है, 250 है। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, ठीक है। राज्यसभा का कार्यकाल मूल संविधान में 5 वर्ष का था। इस चीज को बहुत ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो राज्यसभा का कार्यकाल था मूल संविधान में 5 वर्ष का ही था, जिसे 92वें, मतलब होता ना हम संशोधन करते हैं, तो 92वां संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाकर इसे 6 वर्ष का कर दिया गया, ठीक है। अगला है संविधान की 4थी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का निर्धारण करती है, ठीक है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहां पहले विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। देखिए ये भी उद्घाटन हुआ नहीं है, उद्घाटन करेंगे, ठीक है, इसको थोड़ा सा संशोधित कर लीजिएगा कृपया, ये करेंगे, ठीक है, ये करेंगे, अभी इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, ये करेंगे विश्व स्तरीय जो रेलवे स्टेशन का उद्घाटन। आपके ऑप्शन है ए भोपाल मध्य प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश, मुंबई महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं ये जो है भोपाल के मध्य प्रदेश में एक मतलब मध्य प्रदेश के भोपाल में एक हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, ठीक है, जो बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की तरह देखने में आपको लगेगा, ठीक है, जिसको 450 करोड़ रुपए की लागत से लगभग बनाया गया है। तो उसका उद्घाटन 15 नवंबर 2021 को, अर्थात मैं ये वीडियो 14 नवंबर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो जो है कल 15 नवंबर सोमवार को उसका उद्घाटन करेंगे, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 15 नवंबर 2021 को जो है भोपाल में, आपके जो मध्य प्रदेश भोपाल है वहाँ पे जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की तरह सुविधा, मतलब ये जो रेलवे स्टेशन है उस पर बिल्कुल आपको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की तरह सुविधाएं देखने को मिलेंगी। इसको जो है बंसल समूह नामक निजी कंपनी के द्वारा बनाया गया। इसमें 450 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस स्टेशन पर 160 कैमरे हैं। स्टेशन के ओपन कॉन्कोर्स में बैठने के लिए 700 से 1100 तक यात्रियों के लिए सुविधा है, मतलब लगभग 700 से 1100 यात्री वहां पे बैठ सकते हैं, ठीक है। अगला है भारत के किस राज्य में इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स के लिए इंडिया टेक्नोप्रेन्योरशिप सीरीज का आयोजन किया गया है। आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा है केरल, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है कर्नाटक। तो देखिए भारत का पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में आपसे कि इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स के लिए, मतलब जो नई कंपनियां स्टार्ट हम लोग करते हैं ना, ठीक है, तो उसके लिए इंडिया टेक्नोप्रेन्योरशिप, इंटरप्रेन्योरशिप आपने पता होगा, ठीक है, इंटरप्रेन्योर, उसी तरह से टेक्नोप्रेन्योरशिप का सीरीज का आयोजन किया गया है। तो ये जो है केरल में किया गया है। केरल की राजधानी आपको पता ही होगी, तिरुवनंतपुरम है, ठीक है, केरल में किया गया। इसके बारे में थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं हम। केरल में इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स के लिए इंडिया टेक्नोप्रेन्योरशिप सीरीज का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम 15 नवंबर 2021 से शुरू होगा और 19 नवंबर 2021 को समाप्त होगा। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा कि कब से शुरू हो रहा है, या 15 नवंबर से शुरू होगा और 19 नवंबर 2021 को ये समाप्त हो जाएगा। ये पहल नवोन्मेष, मतलब जो इनोवेटिव जो वो होता है ना, और सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करेगी, मतलब ताकि जो है नई कंपनी जो है नई कंपनियों को नए जमाने की चुनौतियों को समाधान करने में सक्षम बना, क्योंकि देखो टेक्नोलॉजीज इसमें शामिल कर दिया गया है। टेक्नोप्रेन्योरशिप की बात की जा रही है, तो कंपनियों को जो है आधुनिक तकनीकियों के बारे में जो है
डिटेल मतलब उनको जानकारी प्रदान करना, ताकि जो आधुनिक समय में जो व्यवसाय में आने वाली, जो स्टार्टअप्स में आने वाली चुनौतियां हैं उससे वो निपट सकें और अपने आप को इस उद्योग जगत में या जो स्टार्टअप्स अपना शुरू कर रहे हैं उसमें वो अपने आप को एक स्थान दिला सकें। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 14 नवंबर को बाल दिवस किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है महात्मा गांधी, डी है इंदिरा गांधी। तो आपका ऑप्शन है जवाहरलाल, मोतीलाल नेहरू, जवाहर, तो आपका सही ऑप्शन जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी है। जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस को ही, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस को ही हम 14 नवंबर मतलब बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या जो है, जो प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को प्रयागराज में हुआ था। इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था, इनकी माता का नाम जो था वो स्वरूप रानी था, इनकी पत्नी का नाम कमला नेहरू और उनकी बिटिया का नाम जो था इंदिरा गांधी था। इन्होंने नारा दिया था आराम हराम है, और इनकी मृत्यु जो है 27 मई 1964 को दिल्ली में हुई थी। ठीक है, बच्चे इन्हें प्यार से चाचा नेहरू बुलाते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली घरेलू टेस्ट सीरीज में भारत की तरफ से कप्तानी कौन करेगा यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, कौन करेगा? आपके ऑप्शन से विराट कोहली, बी अजिंक्य रहाणे, सी रोहित शर्मा और डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है अजिंक्य रहाणे। विराट कोहली ने T20 से कप्तानी छोड़ दी है। ठीक है, रोहित शर्मा जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ, मतलब ये जो T20 का आज जो फाइनल मुकाबला होने वाला है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच शाम को 7:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से, तो इसके बाद से जो 17 नवंबर से शुरू हो रहा है हमारे कानपुर का जो ग्रीन पार्क स्टेडियम है, वहीं से मैच शुरू होगा। किसका? मैं भारत और न्यूजीलैंड के टेस्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें जो है अजिंक्य रहाणे टेस्ट सीरीज में कप्तानी करेंगे और T20 के जो कप्तान होंगे वो आपके रोहित शर्मा जी होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व दयालुता दिवस किस दिन मनाया गया? आपके ऑप्शन है ए 10 नवंबर, बी 11 नवंबर, सी 12 नवंबर और डी 13 नवंबर। तो हाल ही में जो विश्व दयालुता दिवस है वो 13 नवंबर को मनाया गया है। ठीक है, इसकी थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं हम। मनुष्य में दयालुता की भावना बढ़ाना, मतलब सिंपल सी बात है कि जो काइंड होने के लिए लोगों को प्रेरित करना, इससे लोग प्रेरित होते भी हैं। ठीक है, काइंडनेस के क्या क्या लाभ हैं दुनिया जान सकती है, देख सकती है कि दयालुता से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, और दयालुता से पूरी दुनिया, पूरी मानव जाति कायम है। ठीक है, यूएन द्वारा प्रत्येक वर्ष इसके लिए एक थीम जारी की जाती है। यूनाइटेड नेशंस जो है ये प्रत्येक वर्ष विश्व दयालुता दिवस अर्थात 13 नवंबर के लिए एक थीम जारी करता है, और इस वर्ष की जो थीम है विश्व हम बनाते हैं, दयालुता को प्रेरित करते हैं, ये है। ठीक है, और देखिए ये लोगो है 13 नवंबर वर्ल्ड काइंडनेस डे का। ठीक है, विश्व दयालुता दिवस का। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में कितने लोगों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए पद्म पुरस्कार की 3 कैटेगरीज हैं। ठीक है, पहली है पद्म विभूषण, दूसरा है पद्म भूषण और तीसरा है पद्मश्री। तो इसमें से तीनों मिला के है, मतलब कि कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया इस वर्ष मरणोपरांत। तो आपके ऑप्शन है ए 10, बी 13, सी 16 और डी है 20। तो मैं आपको बता दूं कि 2021 में जो है ये 16 लोगों को मरणोपरांत, मतलब वो गुजर चुके हैं, इस दुनिया में नहीं है, मरणोपरांत जो है उनको पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए यहाँ पे है आपका पहला जो है SP बालासुब्रमण्यम, जो गायक हैं, इनको पद्म विभूषण मिला, ये तमिलनाडु के हैं, मरणोपरांत। ठीक है, दूसरे नंबर पे है नरेंद्र सिंह कपानी, साइंस और इंजीनियरिंग, इनको भी पद्म विभूषण मिला। PV का मतलब यहाँ पे पद्म विभूषण है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, मतलब NRI हो सकते हैं ये। सी है तरुण गोगोई, जो कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं असम के, ये नेता हैं, इनको पद्म भूषण मिला है मरणोपरांत, असम के रहने वाले। रामविलास पासवान नेता थे, पद्म भूषण मिला इनको, बिहार। ये सारे जो है मरणोपरांत की मैं लिस्ट आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कल्बे सादिक धर्मगुरु, पद्म भूषण उत्तर प्रदेश। केशुभाई पटेल नेता थे, ये भी पब्लिक अफेयर समझ सकते हैं आप, पद्म भूषण PB, पद्म भूषण गुजरात। जगदीश चौधरी सामाजिक कार्यकर्ता, पद्मश्री, PS का मतलब यहाँ पे पद्मश्री है उत्तर प्रदेश। श्री महेश भाई एवं श्री नरेश भाई, देखिए ये 2 लोगों को एक साथ दिया गया, लेकिन अवार्ड एक ही काउंट होगा, याद रखिएगा, अवार्ड जो है एक ही काउंट होगा, लेकिन मिला 2 लोगों को संयुक्त रूप से। कला, मतलब ये कला में बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, सिर्फ आर्ट बनाना नहीं होता, गायक भी हो सकता है, मतलब आर्टिस्ट जो आप बोलते हैं। ठीक है, कोई भी हो सकता है। तो कला के क्षेत्र में ये पद्मश्री से सम्मानित हुए मरणोपरांत गुजरात के हैं। उसके बाद डॉक्टर JN पांडे हैं, मेडिसिन, इनको भी पद्मश्री मिला है, दिल्ली के हैं। उसके बाद श्री चमन लाल सप्रू 10वें नंबर पर जो मैं दिखा रहा हूँ, ये 10वां नहीं 11 नंबर है, क्योंकि यहाँ पे 2 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है। श्री चमन लाल सप्रू शिक्षा और साहित्य में पद्मश्री इनको मिला, जम्मू एवं कश्मीर से हैं ये। मृदुला सिन्हा शिक्षा और साहित्य, पद्मश्री बिहार की हैं ये।
के.सी. शिवशंकर कला, पद्मश्री तमिलनाडु। श्री पी. सुब्रमण्यम जो हैं उद्योग और व्यापार के लिए, ये इनको भी पद्मश्री, तमिलनाडु के हैं ये। और फादर वेलेस शिक्षा और साहित्य, पद्मश्री स्पेन। और डॉक्टर डॉक्टर तिरुवेंगदम वीर राघवन मेडिसिन, इनको भी पद्मश्री, तमिलनाडु। ये पद्म अवार्ड से सम्मानित जो 16 लोग हैं जिनको मरणोपरांत, देखिए यहाँ पे आपको 15 दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं कि यहाँ पे जो ये 2 लोग हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर 8 पे जो 2 लोग हैं ना, यहाँ पे महेश भाई और श्री नरेश भाई, इस वजह से ये टोटल 16 लोग हो जा रहे हैं मरणोपरांत। ये दोनों लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया अवार्ड, एक ही काउंट होगा, लेकिन जब लोग पूछा जाएगा तो लोग 16 लोगों को मरणोपरांत जो है पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसमें पद्म भूषण वाले भी हैं, पद्म विभूषण वाले, पद्म भूषण वाले और पद्मश्री प्राप्तकर्ता भी हैं। ठीक है, तो ये जो थी। अगला प्रश्न है, भोपाल स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अभी मैंने ऊपर चर्चा की कि हबीबगंज रेलवे जो स्टेशन जो है वो मतलब एकदम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की तरह उसको बनाया गया, आधुनिकीकरण उसमें किया गया है। तो उस हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश के भोपाल में है, ठीक है, उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? आपके ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, बी है झलकारी बाई रेलवे स्टेशन, सी है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ठीक है, और एक चीज़ और है कि आप जानते ही होंगे कि जो भोपाल है मध्य प्रदेश की राजधानी है, और मध्य प्रदेश को भारत का हृदय के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थे आज के 14 नवंबर 2021 के कुछ करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपको एसडी करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराए गए हैं। अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी तरह का डाउट है तो कृपया कमेंट ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको समय से मिलती रहे।